वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक। ईरानी सफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा में पैगामात का तबादला हुआ। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा दोनों ममालिक में हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। ईरानी सफारतकार पाकिस्तान से अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। ईरानी सफारतकार की जानिब से ये कहा गया है तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस बात की तस्दीक की है। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी और निगरान विफाकी काबीना इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ्स शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, किस वजह से ये फैसला किया गया? जी बिल्कुल, जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो डेविस में थे और गुज़श्ता शब उन्होंने आना था, लेकिन वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जो है वो दुबई पहुंच रहे हैं और दुबई से जो वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा है वो उनको इस्लामाबाद यानी पहुंचाएगा। तो इस हवाले से जो 2 बजे का वक्त रखा गया था उसको तब्दील करके जो है किया गया है और अब कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो 4:30 बजे होगा और इसके बाद 5:30 बजे वफाकी काबीना जो निगरान काबीना है उसका इजलास होगा और इन दोनों इजलासों में जो पाक ईरान कशीदगी है उस पर जो है वो बहस की जाएगी। इसके अलावा वजारत खारजा की जानिब से ब्रीफिंग और मुस्तकबिल में ईरान के साथ जो ताल्लुकात है उसका तायन जो है वो किया जाएगा। ये दोनों इजलास जो है वो आज 2 बजे और 2:45 बजे जो है वो शेड्यूल थे। वज़ीर आज़म जो है वो दोपहर में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो उसके बाद इसका वक्त तब्दील करके 4:30 बजे कौमी सलामती कमेटी और 5:30 बजे जो है वफाकी काबीना का इजलास जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर का कहना है कि हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। नहीं जानता ऐसे इकदामात हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। हालात की कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाक ईरान कशीदगी पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है और नहीं जानता ऐसे इकदामात हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। अमरीका नहीं चाहता पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़े। जॉन कर्बी का यह कहना है। दोनों ममालिक में झड़पों का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती पाकिस्तानी हुकाम के साथ राबते में हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है जनूबी और वस्ती एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। उनकी जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का बयान खुश आइन है। ईरान को मशकूक सरगर्मियों पर जवाबदेह होना पड़ेगा। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। मजीद कहते हैं कि ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ हैं और पाकिस्तान का हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का बयान खुश आइन है। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि बलोच ख़वातीन का इस्लामाबाद में ड्रामा भारत में तैयार किया गया। इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ईरान में हलाक होने वालों के वरसा इस्लामाबाद धरने में मौजूद हैं। मुसल्लह अफवाज ने मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। आर्मी चीफ के एक्शन से भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हुआ। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान के दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। जब अलाइदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। चीफ जस्टिस
اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کا یہ معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت کی انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آئندہ ہفتے حکومتی درخواست پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں دی گئی تاریخ پر کمیشن رپورٹ کو حتمی شکل نہیں دے سکتا۔ درخواست میں مقررہ وقت میں توسیع کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کیفے رات گئے کھولنے والوں کے خلاف بڑا حکم۔ رات دیر تک کیفے کھولنے والوں کو پہلی خلاف ورزی پر 2 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ دوسری خلاف ورزی پر 5 لاکھ جرمانہ اور تیسری خلاف ورزی پر کیفے کو سیل کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی، جن کے دوران یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ میں وڈیروں کی سیاست اب نہیں چلنے دیں گے۔ کراچی کے فیصلے سندھ کے وڈیرے نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو ان وڈیروں کے ہاتھوں 35 سال تک بیچا۔ کراچی کے ہاسپٹلز میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ آصف زرداری کو ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ کراچی کے فیصلے بدین اور لاڑکانہ سے نہیں ہوں گے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ زرداری صاحب، آپ کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں پر ٹرشری کیئر کا، جہاں پر آپ اپنی فیملی کے کسی بچے کا علاج آپ انٹیریئر سندھ کے کسی سیکنڈری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کر سکتے ہو تو آپ ہمیں بتا دیں۔ جو ہیلتھ فیسلٹیز بڑھنی چاہیے تھی سندھ کے عوام کے لیے وہ نہیں ہے۔ کراچی کے فیصلے سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار نہیں کریں گے۔ ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ کے تمام لوگوں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو ان وڈیروں کے ہاتھوں 35 سال تک بیچا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج لیاقت پور میں سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، پنڈال سج گیا ہے اور جلسہ گاہ کی کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں طارق الوی۔ میں اس وقت لیاقت پور کے علاقے خان بلہ میں موجود ہوں، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے اور کچھ ہی دیر بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی قائد بلاول بھٹو زرداری خطاب فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے۔ اسٹیج جو ہے 20 فٹ اونچا اور 80 فٹ لمبا بنایا گیا ہے اور انتظامات کے حوالے پر کی جائے جو پنڈال میں 30,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر 990 اہلکار موجود ہیں، جن میں 1 ایس پی، 4 ڈی ایس پی اور 24 ایس ایچ او سمیت 990 اہلکار موجود ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ جی ادھر قومی اسمبلی کا حلقہ نے 235 کا انفراسٹرکچر تباہ حالی کا شکار ہے۔ حلقے کے عوام ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور صحت و صفائی جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں شہباز خان۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 235 میں موجود ہیں۔ سال 2018 میں یہ حلقہ این 242 ہوا کرتا تھا، تاہم نئی حلقہ بندیوں کے بعد یہ حلقہ این 235 کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس حلقے کی مجموعی آبادی جو ہے وہ 10,24,000 سے زائد ہے۔ خواتین اور مرد ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,70,000 سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ سال 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے سیف الرحمان 27,333 ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سال 2018 کے بعد سے اب تک اس حلقے میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے یہ جانتے ہیں یہاں کے ووٹرز سے۔ یہ پانی کا مسئلہ ہے، روڈوں پہ بہہ رہا ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں اور آئے دن بچے گرتے ہیں، بڑے گرتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ نہ کوئی اچھا اسپتال ہے یہاں پر۔ ووٹ لے گئے جتاؤ پہلے، پھر کوئی آتا نہیں ہے اور سارا مسئلہ بس ایسے ہی چل رہا ہے اور کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ 1 سال کی بات نہیں ہے۔ اس حلقے کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ صرف اسی امیدوار کو منتخب کریں گے جو پیشگی ان کے مسائل حل کرائے گا، خاص طور پر انفراسٹرکچر پہ جو ہے توجہ دے گا۔ علاقے کے اندر جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان کا جب تک وہ ریپیئر نہیں کرائے گا اس وقت تک اس کو جو ہے وہ ووٹ دے کے منتخب نہیں کیا جائے گا۔ جی جبکہ راولپنڈی کے حلقہ این 55 میں مسلم لیگ نون لیگ کے ملک ابرار احمد، پیپلز پارٹی کے بابر سلطان زدون، پی ٹی آئی سے راجہ بشارت جو اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے عامر کیانی اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ این 55 میں عوام پانی کی قلت، گیس لوڈ شیڈنگ سمیت کئی مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں فوزیہ علی۔ جی
इस वक्त हम रावलपिंडी के हल्का NA-55 में मौजूद हैं और अगर उम्मीदवारों की बात की जाए इलेक्शन 2024 में तो मुस्लिम लीग नून से मलिक अब्रार अहमद, जबकि पीपल्स पार्टी के बाबर सुल्तान जदून और PTI जो कि अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं वो राजा बिशारत हैं इस हल्के से। अगर वोटर्स की बात की जाए तो कुल वोटर्स की तादाद 4,31,832 है और पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 311 यहाँ पर बनाए गए हैं। इस इलाके में जो शहरी हैं उनको किन मसाइल का सामना है और ये जो उम्मीदवार खड़े हैं इनसे क्या उम्मीद वो लगा रहे हैं कि कौन से मसाइल उनके हल होने चाहिए, आइए ज़रा उन्हीं से जाकर जानते हैं। इस इलाके के मसले हैं, यहाँ तो गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं है, सफाई वगैरह नहीं है बिल्कुल। अभी आप जाएंगे थोड़ा सा आगे देखेंगे गलियां नालियों में कूड़ा करकट सब कुछ है। बाज़ाब्ता कंप्लेन भी वफद की शक्ल में जाके कर चुके हैं लेकिन अभी तक पानी का ये मसला हल नहीं हो रहा है। और दूसरा मसला गैस का है, ये महदूद लोग हैं, गलियों की सफाई जो है वो अधूरी है। वोटों के लिए तमाम आ जाते हैं ना, कोई ये नहीं है कि दोबारा नहीं आके पूछते कि क्या आपके मसाइल हैं। वोट के वक्त तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आप बताएंगे ऐसे ही होगा। कब्रिस्तान नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, नालियाँ बहुत गंदी हैं, सफाई ज़रा नहीं करते हैं और अगर कुछ उनको कहा भी जाए तो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। इस इलाके सबसे बड़ा मसला तो गैस का है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, आ ही नहीं रही, लोड शेडिंग ज़्यादा है, बिजली की भी है लेकिन गैस की बहुत ज़्यादा है। गलियों का मसला है, नालियों का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, सफाई का मसला है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है बाजी यहाँ पर। आवाम को तो पीस के रख दिया है इन्होंने बिल्कुल, और बिल इतने भारी भारी आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही है। ठीक है, गैस के कनेक्शन भी इन्होंने बंद किए, 5 साल 4 साल हो गए जनाब, आवाम पिस रही है। बाजार से अगर गैस लाते हैं तो वो भी इतनी महंगी है। NA-55 का सबसे बड़ा मसला पानी की सप्लाई का है। अवाम जो हैं वो टैंकर्स भरवाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा गैस की बंदिश, नकासी आब और दीगर जो सफाई सुथराई के मसाइल हैं वो भी यहाँ पर सामने नज़र आते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का यही कहना है कि अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वो वोट तो देंगे लेकिन ज़रूरी यही है कि उनके मसाइल का हल भी हो। जी। उधर पेशावर में सूबाई असम्बली का हल्का PK-72 ज्यादातर देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में बिजली और सुई गैस की तवील लोड शेडिंग समेत साफ पानी और दीगर बुनियादी मसाइल आज तक हल नहीं हो सके हैं। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान काका खेल। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली का हल्का PK-72 ज़्यादातर जो है वो देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। पीरबाला, मतरा, इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं वो इसी हल्के में आते हैं। इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं और इस इलाके के वोटर्स के तवक्कात क्या है, थोड़ा सा बताएं। क्या बड़े बड़े मसाइल हैं और आपके तवक्कात क्या है? मसाइल तो इधर बस बिजली का बहुत ज़्यादा है, गैस का बहुत है। बिजली तो पहले है नहीं, अगर है भी तो इसके फिर बिल कौन भरेगा, इतने ज़्यादा टैक्स आते हैं। बस यही मसले है बिजली और गैस का। जी बिल्कुल, उम्मीदवार तो आते हैं वोट लेके जाते हैं। मसाइलों की बात अगर हम कर ले तो बिजली की मसले बहुत ज़्यादा है। इस उधर पर इस रोड पर काम होते हैं, उधर पुल का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस इलाके के कुछ मसाइल सबसे बड़े हैं। पानी, बिजली और गैस का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा अहम है और वो हल तलब है, क्योंकि कई सालों से इस इलाके के 1,56,000 जो रजिस्टर वोटर्स हैं, न सिर्फ उनको बल्कि लाखों की आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बार जो है 1,56,000 रजिस्टर वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली महमूद जान इस हल्के से उम्मीदवार हैं। वो 2 बार पहले भी इसी से मुंतखब हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का गज़न खान उम्मीदवार है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार हशमत खान है, नून लीग का उम्मीदवार अजमत खान है। इस तरह दीगर 16 मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में है और देखना अब ये होगा कि कौन इस हल्के से मुंतखब होता है। लेकिन यहाँ के इलाके के रिहायशों के मुताबिक हर बार उम्मीदवार आते हैं, वोट लेते हैं और फिर यहाँ से रुपोश हो जाते हैं और यहाँ के इलाके के जो मसाइल है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। यही वजह है कि 2021 में भी इस इलाके के जो रिहायशी है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जी।
साइफर केस में बानी पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल कल अदम करार देने का मामला विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कल अदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का ये मामला है, जो कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और दरखास्त जो दायर की है, अपील जो दायर की है, उसमें इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल के खिलाफ कायम खुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया है। और दरखास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं है, जबकि दरखास्त जो है वकील राजा रिजवान अब्बासी के जरिए दायर की गई है और दरखास्त में बानी पीटीआई और जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन को फरीक बनाया गया है, जबकि दरखास्त में DGFIA, IG, DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। तो ये अहम जो है अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।